नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम आज की बात भोर की बात में। और कल संडे था, इसलिए कल आपसे हम रूबरू नहीं हो सकते या हो पाए थे। तो सभी मेरे दोस्तों को मेरा प्रणाम है, जो लोग मुझे मेरे चैनल यूपी न्यूज़ 9 पे देख रहे हैं और जो लोग मुझे बाद में देखेंगे, सबको मेरा प्रणाम है। तो हफ्ते का पहला दिन है, शुरुआत करते हैं। खबरें तो बहुत सारी हैं, लेकिन एक दो खबरों पे आपसे डिस्कशन करेंगे। अखबारों में बहुत सारी खबरें आज आई हैं। दो बड़ी दुखद खबरें हैं। एक केरला में विस्फोट की खबर है। एक यहूदियों कोई ईसाइयों का सम्मेलन हो रहा था केरला के एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ पे। और दूसरा जो है वो आंध्र प्रदेश में विजयनगर में ट्रेन एक्सीडेंट की खबर है, जिसमें 10 लोग की मौत हुई है और केरला में 2 लोगों की मौत है, 50 लोग से ज़्यादा घायल हैं। तो ये दो बड़ी खबरें जो है आज की सुर्खियां बनी हुई है। और इसके अलावा हम बात करेंगे इंडिया के शानदार जीत की। जी हाँ, लखनऊ के इकाना स्टेडियम में, जैसा कि आपको पता है कि हमारी टीम इंडिया ने जो है इंग्लैंड को 100 रन से हरा दिया। 20 साल के बाद जो है इंग्लैंड को हराने का मौका मिला था। इसके पहले 2003 में 82 रन से हराया था भारत ने इंग्लैंड को। 20 साल के बाद उसे ये सफलता मिली है और जाहिर सी बात है कि हम आप सभी काफ़ी खुश हैं। और शुरू में तो ऐसा लगा था, जब कल बैटिंग इंडिया टॉस हार के बैटिंग शुरू किया उसने, तो जिस तरह से विकेटों का पतन होना शुरू हुआ, तो ऐसा लगा कि कोई बड़ा स्कोर नहीं खड़ा कर पाएंगे। लेकिन हमारे हिटमैन रोहित शर्मा ने जो है वो अपना उनका जो 100वां मैच था ये वनडे का, एक बहुत ही शानदार और ज़िम्मेदार पारी खेली उन्होंने और 87 रन बनाए। शतक पूरा नहीं कर पाए, लेकिन ये 87 रन जो थे वो किसी सेंचुरी से कम नहीं थे। और उसके बाद अपने सूर्य कुमार ने जो है वो अच्छी बैटिंग की। और मैंने लिखा भी था सुबह एक पोस्ट में ट्विटर पे और फेसबुक पे कि शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव का हो सकता है कि दिन हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शुभमन गिल जो है सस्ते में आउट हो गए 9 रन पे, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने रोहित शर्मा के बाद एक काफ़ी उपयोगी पारी खेली 49 रनों की और अपने स्वभाव के विपरीत खेली। तो ये एक बढ़िया परफॉर्मेंस रहा सूर्य कुमार यादव का। और साथ ही साथ जो है वो लास्ट के जो करीब 16-17 रन की साझेदारी हुई आखिरी विकेट के लिए कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह के बीच में, तो वो भी बड़ी कमाल की थी। बड़े प्रेशस रन थे ये 16-17 रन, क्योंकि अगर मैच फंसता तो एक रन के लिए जो है मारामारी होती। बहरहाल 230 रनों का लक्ष्य दिया था इंग्लैंड को, लेकिन इंग्लैंड जो है वो ऑल आउट हो गया और इस तरह से टीम जो है लगातार 6ठी जीत दर्ज की। 12 पॉइंट हो गए हैं, अंक तालिका में टॉप पर हैं और साथ ही साथ जो है अब ऑलमोस्ट सेमीफाइनल का रास्ता ओपन हो चुका है। बाकी 3 टीमें कौन आती हैं ये देखने वाली बात होगी। मुझे लगता है दूसरी टीम जो है वो साउथ अफ्रीका की टीम है, वो तो उसका तो तय है ऑलमोस्ट कि वो आएगी ही आएगी। और उसके बाद तीसरे नंबर पे और चौथे नंबर पे ये देखना होगा क्या होता है। आज श्रीलंका का मुकाबला जो है वो नीदरलैंड से है, पुणे में। तो बात करते हैं अपने मैच की, लखनऊ के मैच की। लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में जो मैच हुआ, इसकी पिच को लेकर बड़ा बातचीत की जा रही थी पहले, और उसके बाद अभी पिछले 3 महीने से हो रहा था कि नई मिट्टी लाई गई है, नई मिट्टी ला के जो है इस पिच को दोबारा बनाया गया। लेकिन पिच ने जिस तरह से कल बिहेव किया, खासकर शुभमन गिल जिस बॉल पर आउट हुए, वो करीब करीब 120 डिग्री के एंगल पे वो बैट और पैड के बीच में से होते हुए स्टंप से जा टकराई। तो पिच को लेकर भी काफ़ी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतना हंगामा मचा। बाद में जब जब IPL के मैच हुए थे पहले, तो उसमें लो स्कोरिंग मैच हुए थे, तो उसके बाद पिच को लेकर सवाल उठे थे। फिर नए सिरे से पिच बनाई गई और लेकिन कल जिस तरह से पिच ने टर्न लिया, तो उसको लेके पिच की गुणवत्ता पर जो है वो सवाल उठ रहे हैं। सोशल मीडिया पे काफ़ी लोग इसको सवाल उठा रहे हैं। तो बहरहाल जो भी हुआ, अंत भला तो सब भला। अंत में हमारी टीम इंडिया जीत गई और इस जीत में 3-4 प्लेयर का, पूरी टीम का योगदान है, लेकिन 3-4 प्लेयर ने जो जिनका खासा योगदान रहा। एक तो अपने कप्तान साहब, हिटमैन साहब, शानदार खेला उन्होंने। दूसरे सूर्य कुमार यादव, पहले बैटिंग की अगर बात करें तो। तीसरे
बैटिंग में ही करें तो केएल राहुल ने भी एक अच्छा सपोर्ट किया। 91 रन की जो है वो हुई, पार्टनरशिप हुई चौथे विकेट के लिए रोहित शर्मा और केएल राहुल के बीच, और फिर आखिरी विकेट पर जो 16-17 रन बने जोड़े वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण थे स्कोरिंग के हिसाब से। रोहित शर्मा ने भी माना कि हम 10-20 रन और बना सकते थे, मतलब 250 के आसपास जा सकते थे, लेकिन चलिए बहरहाल ये स्कोर भी जो है उसको डिफेंड नहीं कर पाई इंग्लैंड। और इसमें 1-2 प्लेयर्स के नाम मैं ज़रूर लेना चाहूँगा कि जिनके बारे में आदमी बीसीसीआई को या सेलेक्टर्स को या कप्तान रोहित शर्मा को सोचना चाहिए। वो है श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर को किस तरह से, किस आधार पर इतने मौके दिए जा रहे हैं? सिर्फ 150 उनके नाम से है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, बाकी वो आउट हो रहे हैं, और जिस तरह से आउट हो रहे हैं बिल्कुल बैक टू द बॉल जो आ रही है सामने से स्ट्रेट थोड़ी सी उठ जा रही है, उसको पुल करने की कोशिश में ये कैच आउट हो रहे हैं, या हिट करने की कोशिश में कैच आउट हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अगर अगले मैच में, शायद श्रीलंका से है हमारा अगला मैच, तो अगले मैच में अगर श्रेयस की जगह किसी दूसरे खिलाड़ी को खिलाया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी तो टीम का जो है विनिंग कॉम्बिनेशन तो चल ही रहा है। तो ये थी क्रिकेट की बात, और क्रिकेट को लेके काफ़ी लोग आशान्वित हैं कि इस बार वर्ल्ड कप हमारा होगा, लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी नहीं हो, जल्दबाजी होगी। साथ ही साथ शमी के परफॉर्मेंस पे आप लोगों की नज़र होगी, और शमी ने शानदार खेल दिखाया। आप बताइए, पिछले 4 मैचों से उस खिलाड़ी को बाहर रखा हो गया था, और उस खिलाड़ी ने 2 मैचों में 9 विकेट ले लिए। 5 विकेट लिया था उन्होंने पिछले मैच में, और इस मैच में उन्होंने 4 विकेट लिए, और इस तरह से जो है एक शानदार और कामयाब बॉलर उभर कर सामने आए हैं। इनकी कामयाबी का एक अंदाज़ा इस आंकड़े से लगाइए कि कुल 42 गेंदें उन्होंने की, और 42 गेंदों में संभवतः 33 गेंदें या 34 गेंदें उन्होंने डॉट बॉल फेंकी है। आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि कितनी एक्यूरेट बॉलिंग की है मोहम्मद शमी ने, और किस तरह का फॉर्म है उनका। अपनी स्पीड और अपने एक्सपीरियंस दोनों को मिलाकर वो बॉल कर रहे हैं, और जोश जैसे बैट्समैन को उन्होंने आउट किया। तो निश्चित रूप से उनका परफॉर्मेंस काबिल तारीफ़ है। हालांकि उनके चक्कर में सिराज को बाहर बैठना पड़ा, नहीं माफ़ कीजिएगा, सिराज भी खेल रहे थे, लेकिन सिराज को लेके जो है वो सवाल उठाए गए लोगों ने। कुलदीप यादव ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की। कुलदीप यादव जिन्होंने पहले साथ दिया जसप्रीत बुमराह का, और उसके बाद जो है विकेट लिए। जसप्रीत बुमराह की बात अगर ना करें तो बात अधूरी रह जाएगी। जसप्रीत बुमराह ने जो है विनिंग मतलब स्पिरिट उनके अंदर दिखाई दी, चाहे वो बैटिंग को लेके हो, चाहे वो बॉलिंग को लेके है। इंग्लैंड की कमर तोड़ने की शुरुआत जो है जसप्रीत बुमराह ने ही की। तो कुल मिलाकर एक बेहद पॉजिटिव संकेत दिया है हमारी टीम इंडिया ने कल के मैच से, और हम उम्मीद करते हैं कि सेमीफाइनल तक का सफ़र तो अब तय हो चुका है। आगे के सेमीफाइनल और उसके बाद फाइनल, ये कौन किसके साथ होता है और परफॉर्मेंस कैसी रहती है, ये देखने वाली बात होगी। हार्दिक पांड्या के बारे में सुना जा रहा है कि अभी एक मैच और नहीं खेल पाएंगे, तो ये एक अच्छी खबर नहीं है। नहीं तो मुझे लगता था कि श्रेयस अय्यर को बाहर बिठा के हार्दिक पांड्या को ही अगर खिलाया जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। तो ये जो है क्रिकेट की बात हो गई। अब तो हमसे ज़्यादा जानते हैं, हमसे ज़्यादा समझते हैं। मुझे जो लगा मैंने आपके साथ अपने विचार शेयर किए, और मेरे विचार आपको कैसे लगे इस पर ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए अब आते हैं दूसरी खबर पे। दूसरी खबर यह है कि मध्य प्रदेश के चुनाव में अब जो है कल 2 बड़े डेवलपमेंट हुए। बात करते हैं मध्य प्रदेश चुनाव की। तो 2 बड़े डेवलपमेंट ये हुए कि पहला तो एक बयान आया दिग्विजय सिंह का कि उनका जो वर्तमान पीसीसी अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश के कमलनाथ जी, पूर्व मुख्यमंत्री, उनके साथ कोई विवाद नहीं है, किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं है। दोनों के रिश्ते जो है वो काफ़ी अच्छे हैं, और बाकायदा बयान जारी किया। और उन्होंने कहा कि भाजपा जो है वो इन हमारे बीच या कांग्रेस के बीच फूट डालने की नीति पर चल रही है, कोशिश कर रही है कि इनके बीच फूट पड़ जाए। उसको लेके फिर शिवराज सिंह चौहान का भी बयान आ गया। उन्होंने कहा कि भाजपा को क्या लेना देना चोर की दाढ़ी में तिनका। उन्होंने ये कहावत इस्तेमाल की। ये खबर हमारे चैनल पे पड़ी हुई है, अगर आप चाहो तो उसे देख सकते हो। दोनों के बयान उस खबर में है। तो इस तरह से जो है वाक युद्ध एक तरह से शुरू हुआ,
दोनों के बीच। लेकिन इस सबसे ज़्यादा बड़ी बात और महत्वपूर्ण बात यह है कि मध्य प्रदेश के चुनाव में राम मंदिर की एंट्री हो गई है। जी हाँ, कल गृह मंत्री हमारे देश के अमित शाह ने जो है वो उज्जैन में एक जनसभा की और उसमें उन्होंने कांग्रेस पर ये सवाल उठाया कि कांग्रेस पीएम मोदी जो भी करना चाहते हैं उसके खिलाफ क्यों खड़ी हो जाती है, राम मंदिर को लेकर उनको क्या दिक्कत है, राम मंदिर इतने सालों से उन्होंने नहीं बनने दिया। तो एक तरह से भगवान राम लला की या राम मंदिर इशू की जो है इस मध्य प्रदेश चुनाव में एंट्री हो गई। और हालांकि ऐसी उम्मीद नहीं थी, माना ये जा रहा था कि उसके पहले मैं थोड़ा सा बताऊं, उसके पहले एक बयान और बता देता हूं। सुधांशु त्रिवेदी जो है उन्होंने भी सवाल पूछा राहुल गांधी से कि भैया आपको राम मंदिर से क्या आपत्ति है। तो उसका जवाब दिग्विजय सिंह ने दिया है सोशल मीडिया पर, और दिग्विजय सिंह ने कहा कि साहब हम भी सनातनी हैं, हम भी, हमारे इष्ट देव जो हैं भगवान श्री राम हैं, और लेकिन चुनाव में धर्म का उपयोग प्रतिबंधित है। कुछ ऐसा ही बयान दिग्विजय सिंह ने दिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि मध्य प्रदेश चुनाव में भगवान राम की एंट्री तो हो गई, राम मंदिर की एंट्री हो गई। खुले मंच से अमित शाह जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जो है 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हो रहे हैं। तो अब ये बात जो है थोड़ी सी कांग्रेस के लिए एम्ब्रेसिंग हो गई है, कम से कम अगर मध्य प्रदेश चुनाव की बात करें, क्योंकि कांग्रेस का स्टैंड जो है एक बात से थोड़ा सा कमज़ोर पड़ा है। वो ये है कि इजराइल और हमास के बीच जो कुछ हो रहा है, जो युद्ध हो रहा है या जो भी हो रहा है, गाजा में कत्लेआम हो रहा है, बाकी अगर खबरों की बात करें तो उससे उस पे जो है, जो हमारा नेशनल स्टैंड है, मतलब राष्ट्रीय स्टैंड है, या हमारी जो विदेश मंत्रालय की पॉलिसी है, जिस तरह के बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आए हैं या विदेश मंत्रालय के आए हैं, यानी भारत का जो स्टैंड है वैश्विक मंच पे, उससे बिल्कुल अलग है। और आपने पढ़ा भी होगा ट्विटर पे प्रियंका गांधी का एक ट्वीट आया था जिसमें परसों यूएन में जो वोटिंग हुई थी, उस वोटिंग में भारत एब्सटेन रहा था, मतलब अनुपस्थित रहा था। उसके साथ करीब 35-40 देश और भी अनुपस्थित थे, जिसमें बड़े बड़े देश शामिल हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया वगैरह। तो उसमें जो है वो गाजा में इजराइल के जो हमले की है आलोचना थी और युद्ध विराम की बात कही गई थी। लेकिन उसमें भारत का ऑब्जेक्शन ये था कि इसमें जो हमास ने हमला किया गाजा के ऊपर, उसकी भी चर्चा होनी चाहिए थी, उसको भी कंडेम किया जाना चाहिए था, और इसी मुद्दे को लेकर भारत ने वोटिंग से एब्सटेन किया। तो उसकी प्रियंका गांधी ने आलोचना कर दी ट्विटर पे। उन्होंने कहा कि भारत के अनुपस्थित रहने से मैं स्तब्ध हूँ, आश्चर्यचकित हूँ, और पता नहीं क्या क्या उन्होंने लिख दिया। मतलब टोटली उनका अलग स्टैंड था। तो इसको भी बीजेपी भुनाने की कोशिश कर रही है, और एक तरह से कहा जाए तो हमास भी जो है इन चुनावों में, विधानसभा के चुनाव में जो है एंट्री मार दिया है हमास ने भी। तो ये मतलब बीजेपी एक साबित करने में लगी हुई है कि कांग्रेस जो है वो मुस्लिम परस्त है, और हम देखिए जो हमारा स्टैंड है भारत का और जो हिंदुओं के प्रति हमारा वो है, वो अभी भी इंटैक्ट है। हमारी विचारधारा जो है और हमारे जो वो हैं विचार हैं। तो अब यहाँ पे कांग्रेस फंसती नज़र आ रही है इन दोनों मुद्दों पे। पहला हमास के मुद्दे पे, क्योंकि अगर सीधा सीधा ये है कि देखिए इस समय भारत जो है दो तरह की मेंटलिटी में बटा हुआ है। पहला तो ये जो इजराइल के समर्थन में है कि इजराइल के साथ जो कुछ हुआ वो गलत हुआ, और इजराइल जो कुछ अब कर रहा है उसको वो एक तरह से जस्टिफाई कर रहे हैं कि टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, जो हमास ने किया वो उसकी सज़ा भुगत रहा है। लेकिन दूसरा वर्ग ये है जो ये कह रहा है कि भाई फ़लस्तीनी जो है वो बहुत सालों से इजराइल के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, और इजराइल जो कर रहा है इस समय गाजा में वो बिल्कुल गलत है, उसकी आलोचना होनी चाहिए। बच्चे मारे जा रहे हैं, महिलाएं मारी जा रही हैं, और सिविलियन मारे जा रहे हैं। तो उसको लेके एक वर्ग जो है वो पूरी तरह से मुस्लिम कंट्रीज के साथ खड़ा है, एक तरह से कहा जाए, या हमास के तो नहीं कह सकते, लेकिन फ़लस्तीन के साथ खड़ा है। तो इस मुद्दे को भी, इस भावनाओं को भी जो है भड़काना शब्द थोड़ा बड़ा हो जाएगा, मुझे लगता है कि उकारा जा रहा है, उकसाया जा रहा है मध्य प्रदेश के चुनाव में। और इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि एंटी इनकम्बेंसी इस बार मध्य प्रदेश में साफ साफ दिखाई दे रही है, खासकर शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ। जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं मीडियाज़ में, और जो रिपोर्टर हमारे बहुत सारे यूट्यूब के रिपोर्टर और जो चैनल के रिपोर्टर हैं वो लोग गए हुए हैं मध्य प्रदेश, तो उनकी जो रिपोर्ट्स आ रही है उससे जो झलक रहा है, उससे ये झलक रहा है कि बीजेपी खुद में भी इस चुनाव को अपने लिए मुश्किल मान रही है,
और ये चुनाव संभवतः बीजेपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आखिरी चुनाव हो सकता है मुख्यमंत्री के तौर पे, क्योंकि अगर बीजेपी आती है सत्ता में मध्य प्रदेश में, अगर आती है तो ये निश्चित रूप से तय है कि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं। तो बीजेपी कुछ इसी डर के साथ कहिए या इसी आशंका के साथ कहिए कि वो राम मंदिर मुद्दा जो है इस चुनाव में ला रही है। हमास का मुद्दा भी एक तरह से इनडायरेक्टली इसमें शामिल है, और राम मंदिर का मुद्दा शामिल करने से कांग्रेस के सामने थोड़ी सी परेशानी की स्थिति उत्पन्न हो गई है, क्योंकि कांग्रेस जानती है कि अगर उसने कुछ भी बयान ऐसा दे दिया, उसका कोई किसी नेता ने ऐसा कोई बयान दे दिया, तो वो जनमानस के खिलाफ हो जाएगा। एक बात तो तय है, कोई माने या न माने, राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। इसको लेके हर हिंदू, चाहे वो किसी पार्टी से हो, किसी प्रांत से हो, कहीं से भी है, उसको उसके लेकर उसके मन में पॉजिटिव ही भावनाएं कह लीजिए या विचारधारा कह लीजिए या फीलिंग्स कह लीजिए, कुछ भी है वो है। अब हो सकता है कुछ लोग खुल के और या सोफॉर्ड कट्टरता की बात करें या अंधभक्त की बात करें, जो शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं आजकल, तो वो खुलकर अपना वो कर रहे हैं, जाहिर कर रहे हैं प्रसन्नता और खुशी जाहिर कर रहे हैं। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो खुल के नहीं हैं, थोड़ा लिबरल हैं और वो सेकुलरिज्म की जो भावना है या सेकुलरिज्म की जो विचारधारा है उसको भी थोड़ा सपोर्ट करते हैं, लेकिन हिंदू हैं तो उनको भी बुरा नहीं लग रहा, उनको भी अच्छा ही लग रहा है कि मंदिर जो है वहाँ बन रहा है और जनवरी से भगवान राम जो है अपने मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। तो ये बड़ा एक डेलिकेट मुद्दा है और भाजपा इसे लगातार भुना रही है। और दिग्विजय सिंह के सिर्फ ये कहने से कि धर्म को जो है चुनाव में नहीं लाना चाहिए, तो मुझे लगता है कि ये संभवतः पॉसिबल नहीं है बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी का ये अमोघ अस्त्र है और इस चुनाव में तो भुनाएगी वो लोकसभा के चुनाव में भी इसका जो है इस्तेमाल करेगी। आपको पता होना चाहिए कम से कम दिग्विजय सिंह जैसे राजनेता जो इतने अनुभवी नेता हैं। तो अब कांग्रेस करेगी क्या, इसकी काट क्या है उसके पास, कांग्रेस के पास, तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। क्योंकि जैसे ही अमित शाह ने मंदिर की बात की, उसके बाद से जो है शिवराज सिंह चौहान ने भी सवाल पूछ लिए प्रियंका से, और कि भैया आपको मंदिर को लेके क्या दिक्कत है, मंदिर क्यों नहीं बनवाना चाहते, मंदिर राहुल क्यों नहीं जाते वहाँ, रामलला के दर्शन करने क्यों नहीं जाते। तो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए थोड़ी सी एम्ब्रेसिंग सिचुएशन इस समय मध्य प्रदेश में हो गई है। हालांकि कांग्रेस को एज जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन पांसा कुछ भी पलट सकता है और पांसा 2-4% वोट से ही पलटता है। आपको पता है कि 2-3%, 4% वोट अगर उधर चले गए तो उधर जीत गए, इधर आ गए तो उधर जीत गए। तो अगर ये लहर उठाने में बीजेपी कामयाब हो जाएगी तो निश्चित रूप से कांग्रेस के सामने मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि किस तरह से राहुल, प्रियंका और सोनिया जो है इस बीजेपी के जो दांव है या बीजेपी का जो ये हथियार है उसकी क्या काट निकालते हैं। क्योंकि निश्चित रूप से कांग्रेस नहीं चाहेगी, या कांग्रेस का जो आला कमान है वो नहीं चाहेगा कि धर्म के आधार पर जो है वो बंटवारा हो जाए या ध्रुवीकरण हो जाए, उसमें उसको नुकसान हो सकता है। जाहिर सी बात है कार्ड तो खेला गया है जाति का भी, लेकिन राम मंदिर की जहाँ तक बात है तो राम मंदिर फ़िलहाल जब तक उसका उद्घाटन नहीं हो जाता, ये एक डेलिकेट मसला है और इम्पॉर्टेंट मसला है। तो काफ़ी दिलचस्प होगा देखना कांग्रेस क्या तरीका आजमाती है, इसकी काट का क्या काट खोज के निकालती है। तो इस पे सबकी नज़र रहेगी और जाहिर सी बात है चुनाव की गर्मी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और मज़ा तब आएगा जब इसमें एंट्री होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो नरेंद्र मोदी जो है वो मध्य प्रदेश कब आते हैं और नरेंद्र मोदी अपने मंच से अपने तर्कस से कौन कौन से तीर निकालते हैं और चलाते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन अमित शाह के उज्जैन के इस दौरे के बाद से ये स्पष्ट हो गया है कि बीजेपी जो है अब राम मंदिर के इशू को भी मध्य प्रदेश में और संभवतः राजस्थान में भी उठाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभवतः भी इस मुद्दे को मंच से ज़रूर उछालेंगे। तो मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश पे इतनी बात काफ़ी है। आप भी सोचिएगा, समझिएगा, देखिएगा कि क्या हो रहा है। और बाकी तो आप हमारा चैनल देखते रहिए, हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए। तो आज के लिए बस इतना ही।
मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।